हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ फॉर यू में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुणज। गुणज का एक और नाम होता है अपव्यय और उसको इंग्लिश में मल्टी। तो आज हम पढ़ेंगे गुणज, अपव्यय, मल्टीपल्स के बारे में, ये क्या होते हैं और इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं पहले 5 के 2 गुणज। 5 के 2 गुणज बताओ। वैसे बहुत सी किताबों में इसकी परिभाषा भी दी जाती है, लेकिन आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि वास्तव में होते क्या है। गुणज को हम बताते हैं कि अगर आपको 5 का टेबल आता है तो उसको 2 बार बोल दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अर्थात 5 के पहाड़े में जो जो संख्या आती है या जिस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है वो 5 के गुणज कहलाएंगे। तो ये हमें बात याद रखनी है कि 5 का भाग जिस संख्या में पूरा पूरा जा रहा है वो उसके गुणज कहलाएंगे। कल हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, 5 का भाग जिस संख्या में जा रहा है वो उसके गुणज कहलाएंगे। और अगर किसी संख्या का भाग 5 में पूरा पूरा जा रहा है, कोई संख्या है उसका भाग अगर 5 में पूरा पूरा जा रहा है तो वो उसके गुणनखंड होंगे। गुणज और गुणनखंड दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इनको ध्यान से समझना जरूरी होता है। तो ये हो गया। अब गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड का मतलब 5 में किस किस का पूरा भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है कितनी बार? 5 बार। ये हो गए 5, 0, ये हो गए इसके गुणनखंड, ये गुणनखंड होंगे। और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार, ये तो ये इसके गुणनखंड होंगे। 1 और 5, 5 के क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। तो हम यहाँ गुणनखंड नहीं पढ़ रहे हैं, गुणनखंड हमने पढ़ लिया है, मेरे वीडियो में आप देख सकते हो। हम आज पढ़ रहे हैं गुणज। गुणज का मतलब क्या होगा कि 5 का भाग किस किस संख्या में पूरा पूरा जा रहा है वो उसके गुणज होंगे। उसके गुणज जितने पूछे जाए उतने हो सकते हैं, वो आपको उसके पहाड़े से शुरू करने, जहाँ से पूछे वहाँ शुरू करने। ये क्रमागत भी होती है और कोई भी 2 भी हो सकते हैं। 5 के 2 गुणज कौन कौन से होंगे? 5 और 10। हम और भी हो सकते हैं, जैसे 8 के प्रथम 3 गुणज बताने हैं। कितने बताने हैं? 8 के प्रथम 3 गुणज बताने हैं। तो देखो 8 के प्रथम का है, तो प्रथम का मतलब 8 से शुरू करना है। तो 8 का पहला गुणज क्या होता है? 8। दूसरा क्या होता है? 16। तीसरा क्या होता है? 24। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं कि हमें 8 को 1 से लगा के उसकी अगली वाली संख्या से लगातार हमें गुणा करना है। जितने गुणज पूछे आपको मिल जाएंगे। अगर हम 8 का गुणा 1 से करते हैं तो पहला गुणज आया। अगर हम 8 का गुणा 2 से करते हैं तो आपको दूसरा गुणज मिलेगा। ऐसे ही अगर 8 का गुणा हमने 3 से किया तो आपको ये तीसरा गुणज मिला है। तो इस प्रकार हम गुणज किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि वो शुरू कहाँ से कर रहा है। अगर प्रथम से कह रहा है तो आपको 1 से शुरू करना है, और कोई भी पूछ रहा है तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो वो होंगे आपके गुणज। तो अब इसमें हम सवाल बनाएंगे। 3 का उपनिषद गुणज बताओ जो सबसे छोटा हो। हमको गुणज निकालने आते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब 3 के गुणज बताने हैं। तो देखो 3 का 1 से गुणा किया कितने आगे? 3। 3 का 2 से गुणा किया कितने आगे? 6। 3 का हमने 3 से गुणा किया कितने आगे? 9। 3 का 4 से गुणा किया कितने आगे? 12। अगर 3 का 5 से गुणा किया कितने आगे? 15। तो ये सभी 3 के गुणज है। अब 4 निकालेंगे। 4 का 1 से किया 4, 4 का 2 से करेंगे आपके 8 आएगा। इसी तरह अगर 4 का 3 से करूँगा तो 12 आएगा। 4 का 4 से किया तो 16 आया। 4 का 5 से किया तो आपके 20 आया। अब हमें इसमें क्या निकालना है? उपनिषद गुणनखंड जो सबसे छोटा हो। उपनिषद गुणनखंड देखो शुरू करेंगे उसके पहाड़े से। इधर 3 है, इधर 4 है, अलग अलग है। ये 3 के गुणज है, ये 4 के गुणज है। 3 और 4 अलग है, 6 और 8 अलग अलग है, 9 और 12 अलग अलग है। ठीक है, और देखो 9 और 12 यहाँ अलग अलग है, लेकिन गुणज तो सेम होंगे ना। अगर इनके गुणज लिखेंगे तो ये 3, 6, 9, 12, 15, 4, 8, 12, 15। तो ये जो गुणज आ रहा है ये दोनों का गुणज दोनों में सेम आ रहा है। तो ये सबसे छोटा गुणज होगा किसका? होगा 3 और 4 का।
तो अपना जो आंसर रहेगा इसमें क्या रहेगा, ये 12 रहेगा। ये 12 इन दोनों का उपनिष गुणनखंड है। उपनिष गुणनखंड बड़े से बड़ा भी हो सकता है और छोटे से छोटा भी हो सकता है। अगर पूछे कि उसमें से कौन सा हो सकता है तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। आपको उस दोनों संख्या में 3 का पूरा पूरा भाग देना है, 3 के 4 का पूरा पूरा भाग देना है, तो आपको इसमें गुण मिल जाएंगे। तो ये इसका सवाल था उपनिष गुणनखंड वाले का। और इसके बाद एक तरीका लसागु वाला, उससे पेपर कर सकते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट वो सवाल करते हैं। सामने सवाल है कि 4 व 5 के प्रथम 5 उपनिष्ठ गुण बताने हैं। कौन से बताने हैं? उपनिष्ठ। उपनिष्ठ का मतलब मैं पता है जो इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए। तो इसका हम तरीका नया निकालते हैं। इसका तरीका हम निकालेंगे 4 व 5 का एलसीएम। 4 और 5 का एलसीएम अर्थात अपन हम लसापन निकालेंगे। अब देखो लसापन निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। अपने पास देखो दोनों अलग अलग संख्या है, तो अलग अलग संख्या का जो लसाप निकलता है उन दोनों का गुणा निकलता है। तो मतलब इन दोनों में सबसे छोटी उपनिष्ठ संख्या कौन सी होगी, गुणज कौन सा होगा? 20 होगा। अब 20 से 1 का किया तो 20 आ गया पहला गुणज। फिर 20 का अगर आप 2 से करोगे कौन सा आएगा? 40। ये इनका दूसरा उपनिष्ठ गुणज होगा। फिर 20 का अगर आप 3 से करोगे तो 60 आएगा। ये इन दोनों का तीसरा उपनिष्ठ गुणज होगा। फिर अगर 20 का गुणा आप 4 से करोगे तो आपका आएगा 80। ये इसका चौथा उपनिष्ठ गुणनखंड होगा। और इसका आखिरी और 5वां उपनिष्ठ गुणनखंड होगा, कितना होगा आपके? 100। तो हम एलसीएम तरीके से भी किसी संख्या के गुण निकाल सकते हैं। उसमें सिर्फ इसने 2 संख्या का पूछा है। आप 3 संख्या का, 4 संख्या का या 5 संख्या का भी उपनिष्ठ गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब आपके सामने सवाल है कि 4 के प्रथम 4 गुणजों का योग बताओ। इतनी देर हमें निकाला था गुणज क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, वो हमने सीखा है। अब हमें क्या सीखना है कि गुणजों का योग कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या बोला? 4 के प्रथम गुणज के क्या होंगे? 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 कितने होंगे आपके? 8, 4 गुना 3 करो कितने आएंगे आपके? 12, और 4 गुना 4 करो कितने आ गए आपके? 16। ये चारों गुणज भी आ गए। अब इसने क्या पूछा है? इनके गुणजों का योग। अब एक का नेक्स्ट सवाल ये भी बनेगा कि वो क्या पूछेगा कि इनके गुणजों की संख्या कितनी है? वो तो 4 ही है। वो यही पूछ सकता है कि 4 के प्रथम 4 गुणजों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो 4 ही होगी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब हमें इसमें क्या करना है? इन गुणजों का आपके योग करना है। क्या करना है? इसमें आपके योग करना है। तो योग का मतलब इन सबकी आपको जोड़ करनी है। इन चारों की आपको जोड़ करनी है। तो 4 और 8 12, 12 12 24, 24 और 12 36। इनकी जोड़ करनी है। 4 और 8 12, 12 और 12 24, 24 और 16 हो जाएंगे आपके 40। कितने हो जाएंगे? 40। तो इनके गुणजों की योग कितना मिलेगा आपको? 40 मिलेगा। वो उधर 24 थे, ये 16 हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे 40। कितने मिलेंगे? 40 मिल जाएंगे। तो ये इसका आपके सवाल था। तो ये हमने यहाँ गुणजों का योग पूछा है।
का एक और सवाल है कि इनमें से 7 का गुणज है, कौन है जो 7 का गुणज होगा। अब देखो इसमें हमें एक नई बात और सीखनी है कि जो संख्या जिसका गुणज होती है उसमें उसका पूरा भाग जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। मतलब जिसका गुणज होगा उसके गुणज में भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि 7 का गुणज चेक करना है, तो 7 का भाग सबसे पहले हम 13 में देंगे, एक बार जाएगा, 7 उतरेंगे, 6 रहेगा, भाग पूरा नहीं जा रहा है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर दूसरा ऑप्शन ले दिए 16 में 7 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा आपके 7 दूनी 14, 2 बार गया, 7 कितने बचे लास्ट में 2, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि भाग पूरा जा रहा है, शेष पल नहीं बचना चाहिए। 2 हो गए। अब इसके बाद 22 रह गए, तो 7 का भाग हमने 22 में दिया, कितनी बार जा रहा है देखो 7 3 21, तो 3 बार जा रहा है, यहाँ 21 लिखे तब भी आपका 1 बचा, तो ये भी इसका आपका आंसर नहीं है। अब एक लास्ट 21 बचा है, अगर 21 में भाग 7 का जा रहा है तो वो आपका इसका गुणज होगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 तिये कितने आ रहे हैं आपके 21, 21 में से 21 गए तो आपका कितना बचा 0, और जैसे ही 0 बचा तो मतलब आपका भागफल, जैसे ही 0 बचा मतलब आपका शेषफल 0 आ रहा है। अब जब भी हम किसी गुणज का भाग उसके गुणज में देती है तो शेषफल आपकी 0 आना चाहिए, और जैसे ही शेषफल 0 आया है तो मतलब हमें पता चला कि 7 का गुणज 21 ही है। कौन सा है 21 है, मतलब आपका जो आंसर है वो आपकी डी सही होगा। तो एग्जाम में अधिकतर आपको ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, या पूछे जाएंगे कि उनके गुणजों की योग क्या होगी, या पूछे जाएंगे कि उसका पहला गुणज और 8वां गुणज कौन सा होगा, उसका 10वां और 12वां गुणज कौन सा होगा, उसका सबसे छोटा गुणज कौन सा होगा। इन दोनों के गुणजों का अंतर भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों गुणजों का अंतर भी पूछा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।